हेलो दोस्तों, मैं सोनू तिवारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज क्लास 10th के बेस पर जो चैप्टर हमारा है धातु और धातु, उसको लेकर मैं आपके बीच। और अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझिए धातु होता क्या है और धातु का उपयोग क्या है। तो आप लोग नोट करें, धातु वह तत्व, आपको पता हो कि तत्वों को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। उसमें एक है धातु और दूसरा है अधातु। तो धातु को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको लिखते हैं वह तत्व जिसमें चमक हो, जिसको पीटने पर उससे ध्वनि निकले, जो आघात वर्धनीय हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हथौड़े से पीटने पर वो टूटे नहीं, जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक हो, जिसका घनत्व उच्च हो। और भी कई गुण होते हैं धातुओं के, उन्हें धातु कहा जाता है। तत्व की परिभाषा हम लोग देते हैं कि तत्व जिनको किसी भी रासायनिक, यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। तो तत्व जो होते हैं, उन तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है धातु और दूसरा है अधातु। धातु का बहुत गुण है, अधातु का भी बहुत गुण है, और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी की चीज़ें हैं, उपयोग की। धातु और धातु दोनों। धातु का परिभाषा होता है वह तत्व जिसमें चमक हो, जिसको पीटने पर उससे ध्वनि निकले, जो आघात वर्धनीय हो, जो विद्युत और उष्मा का सुचालक हो। मतलब जिससे करंट भी पास हो जाए और हीट भी पास हो जाए, और जिसका घनत्व उच्च हो। इसका मतलब उनके बीच जो बल है बहुत मजबूत लगा हो और वो फुल्ली सघन हो, उनको हम धातु कहते हैं। कुछ प्रमुख धातु, का अगर नाम लिखें तो उसमें से एक है लोहा, निकेल, कॉपर यानी तांबा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा, कैल्शियम, टंगस्टन इत्यादि। ये सब कुछ प्रमुख धातु हैं। और धातुओं का उपयोग क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। आपको ज्ञात हो कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हम लोग उपयोग में लाते हैं, जो भी चीज़, वो अधिकांशतः धातुओं की बनी हुई है। अधिकांश वस्तुएं उनमें से धातुओं की हैं। बल्ब की बात करें तो बल्ब में सीसा और टंगस्टन। तार की बात करें तो कॉपर या एल्यूमिनियम। बर्तन की बात करें तो हालांकि मिश्र धातुओं का भी उसमें होता है मेल, जैसे स्टील आपका मिश्र धातु है, लेकिन उसके अलावा भी तांबा, लोहा, ये सब धातुएं हैं। आप हवाई जहाज़ की बात करें तो वहाँ भी धातु का यूज हुआ है। मोबाइल की बात करें तो वहाँ भी धातु का यूज हुआ है।
टीवी की बात करें तो वहाँ भी धातु है, फ़ोन की बात करें तो वहाँ भी धातु है, ट्रेन की बात करें तो वहाँ भी धातु है। मतलब धातु हमारे चारों ओर फैले हुए हैं और धातुओं के बिना हम बेकार हैं, मतलब हमारा जीवन उनके बिना बेकार है। आज के इस चैप्टर में धातु और धातु के साथ साथ हम लोग सीखेंगे यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, बंधन कैसे बनाए जाते हैं, आयनिक बंधन क्या होता है, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, और इन सब के अलावा मिश्र धातु क्या होता है। बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं का गुण है क्या। तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी धातु है, सबसे अधिक, क्योंकि धातुओं की सहायता से हम अपने दैनिक जीवन के बहुत से कार्य करते हैं, उनमें इसका बहुत योगदान और बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं। मकान से लेकर के पुल तक, मकान में भी लोहा का यूज होता है, छड़ का, पुल में भी उसका यूज होता है। इसके अलावा बांध, रेल का डब्बा, रेल की पटरी, सब कुछ धातुओं का बना है। युद्ध स्तर की बात करें तो तोप और अन्य जो बंदूक से लेकर के अन्य उपकरण हैं, ये सब धातुओं के बने हुए हैं। अब है कि धातुओं के कुछ गुण होते हैं, ये परिभाषा है धातु का। क्या है? जिसमें चमक हो। धातुओं में एक विशेष चमक होती है। जैसे सोना का रंग क्या होता है? पीला। एल्यूमिनियम का रंग क्या होता है? सफ़ेद। कॉपर का रंग क्या होता है? लाल भूरा टाइप का होता है। तो ये धातुओं में एक विशेष चमक होती है। इसको पीटने पर एक ध्वनि निकलती है। लोहा को पीटते तो ध्वनि निकलता है ना, टन टन का आवाज़ आता है। या एल्यूमिनियम को पीटने के बाद ध्वनि निकलता है, या कॉपर को पीटने के बाद ध्वनि निकलता है। जो आघात वर्धनीय हो, मतलब जिसको पीटने पर वो टूटे नहीं, वो नहीं टूटता है बल्कि फैल जाता है, वो चोट को बर्दाश्त कर सकता है धातु। जो विद्युत और उष्मा का क्या हो? सुचालक हो, जिससे क्या हो? करंट पासिंग होता है। या अगर हम लोहा को गर्म करें, आग के ऊपर अगर लोहा को हम गर्म करते हैं, उसका एक सिरा अगर हीट होता है तो क्या दूसरा सिरा हीट नहीं होता है? हीट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उष्मा की क्या है? सुचालक है। यानी उष्मा जो है वो उसके अंदर क्या होता है? क्रॉस कर जाता है। अगर हम एक डंडा को गर्म करें, उसके एक सिरे को, एक तरफ से, अगर एक डंडा को, लकड़ी का कोई डंडा ले लें और उसके एक सिरे को गर्म करें, तो क्या दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उससे होकर हीट क्रॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि धातुएं किसकी सुचालक होती हैं? विद्युत और उष्मा की। जिसका घनत्व उच्च हो, धातुओं के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है, वो चाहे लोहा हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, उनके बीच बहुत कम स्थान होता है। मतलब आसानी से कोई भी चीज़, कोई भी माध्यम उनसे क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर हम धातु, लोहा को अगर पानी में डुबा दें, 4 दिन बाद क्या लोहा के अंदर पानी मतलब चला जाएगा? क्या नहीं होता है ऐसा। लेकिन लकड़ी को डुबा दे तो उसके अंदर पानी क्रॉस कर जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो बल, ये अंतराण्विक स्थान था वो कम था, यानी वो विरल ज़्यादा था, सघन कम था। लेकिन कोई भी धातु सघन ज़्यादा होता है, उनके बीच स्थान बहुत कम होता है। और जिनके बीच स्थान कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। और उसको क्या कहा जाता है? धातु। अब कुछ प्रमुख धातु, धातु कई हैं और धातु को पहचानने का तरीका हम पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन आज एक बार उस पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर कुछ प्रमुख धातु की बात करें तो लोहा है, निकेल है, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा, कैल्शियम, टंगस्टन, ये सारे के सारे क्या हैं? धातु हैं। अब लिखिए अधातु। अधातु का परिभाषा मिटाने वाला कहाँ है? अधातु का अगर हम परिभाषा लिखें तो लिखेंगे वह तत्व अधातु वह तत्व जिनके गुण कुछ अपवादों को छोड़कर, अपवाद का मतलब होता है जिसको साइंटिफिक रूल में भी
ये नहीं बता पाया गया कि धातु और धातुओं के बीच कुछ ऐसे गुण होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं। धातु और धातु के बीच कुछ ऐसे गुण भी हैं जो दोनों में कॉमन है, उसको बोलते हैं अपवाद। जैसे धातु अक्सर होते हैं सुचालक विद्युत के, लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु है, इसके बाद भी वो विद्युत का सुचालक है। धातु अक्सर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस का। हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन वो प्लस का चार्ज देता है। धातु अक्सर कठोर होते हैं, उनको पीटने के बाद भी तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम कुछ धातु ऐसे हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं अपवाद, जो कुछ चीज़ों को झूठ साबित करता हो, लेकिन एक दो अपवादों के आधार पर कोई भी चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह तत्व जिनके गुण कुछ अपवादों को छोड़कर धातुओं के गुण के बिल्कुल अलग हो, यानी विपरीत हो, उसे अधातु कहा जाता है। अब है कि कुछ प्रमुख अधातुओं के नाम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कार्बन अधातुओं का सबसे बड़ा समूह कार्बन ही होता है, क्योंकि कार्बन बहुत जगहों में बहुत से चीज़ों में पाया जाता है। तो लिखते हैं कुछ प्रमुख अधातु। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। ये सब कुछ अधातु हैं। अधातु अधिकांशतः गैसीय रूप में पाए जाते हैं, अधिकांशतः, लेकिन कुछ अधातु ऐसे भी हैं जो हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो आप फिर से जान लें एक बार कि धातुओं में चमक होती है, साउंड होता है, उनको पीटने पर वो टूटते नहीं हैं, उनमें तन्यता होती है, यानी उनको ताना जा सकता है। सोना और चांदी काफ़ी तन्य धातु हैं, उनका पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। उनका घनत्व उच्च होता है, उनका द्रवनांक और क्वथनांक, मतलब वो उच्च ताप पर पिघलते हैं और उच्च ताप पर उबलते हैं। भौतिक गुण में हम ये सब बताएंगे। और वो ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उनसे करंट भी पास हो सकता है आसानी से, और क्या पास हो सकता है, उष्मा, उष्मा भी आसानी से पास हो सकता है। वो सारे गुण हैं धातुओं के। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुण धातुओं के गुण से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विपरीत। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो, मतलब धातुओं को पीटने के बाद वो टूट जाते हैं, धातुओं का द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होता है, उनका घनत्व निम्न होता है, वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है, उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। मतलब जो भी गुण धातु का होता है उससे विपरीत गुण किसका होता है, अधातुओं का। इसलिए उनको अधातु कहा जाता है। कुछ अपवाद हैं जिनके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आगे इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब है धातुओं के भौतिक गुण, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, धातुओं को उनके विभिन्न कक्षाओं में सजाने की प्रक्रिया को या उसके तरीके को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ इसका परिभाषा लिख लो, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को
किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को उनकी विभिन्न कक्षाओं में सजाने या रखने की, देखो वीडियो क्लियर बन रहा है, प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को उनकी विभिन्न कक्षाओं में सजाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब है क्या कि पहला ही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे धातु अधातु को पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे कि धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ धातुओं को रखेंगे, कुछ तत्वों को रखेंगे, और यहाँ विशेष फोकस कीजिएगा आप लोग, कुछ तत्वों को रखेंगे और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसको पहचानेंगे कि कौन है धातु और कौन है अधातु। हम लोग ले लेते हैं एक तत्व ऑक्सीजन, द्वितीय हैं सोडियम, तीसरा लेते हैं क्लोरीन, चौथा लेते हैं कैल्शियम। ये 4 तत्व हैं और कहीं पे ये अगर लिखा रहे और आप सबसे ये सवाल पूछा जाए कि आप बताइए इसमें कौन धातु हैं और कौन अधातु हैं, या कोई भी ऐसा तत्व जिसके बारे में आप नाम पहली बार सुने हैं, क्योंकि तत्वों की संख्या लगभग 120 प्लस ही है, तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप जिनसे अवगत नहीं होंगे, और इसके आधार पर अगर ये बताना हो कि कौन है धातु और कौन है अधातु, तो आपको ये बताना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है। इसको सजाते हैं इसकी कक्षाओं के अनुसार। कक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? के, फिर एल, फिर एम और एन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8 है इसकी परमाणु संख्या। पहली कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। बाकी कितना बचा इसके पास? वो जंप करेगा अगले कक्षा में, यानी ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। सोडियम, इसके पास कुल कितने परमाणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। जितनी परमाणु संख्या उतनी ही क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, और उतनी ही क्या प्रोटॉन संख्या। तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगली कक्षा में कम से कम कितना और अधिक से अधिक? 8, यानी इसका अष्टक ये पूरा हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा वो कितना बचा? 1। वो जंप करेगा अगले कक्षा में, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। क्लोरीन, कुल इसका कितना है परमाणु संख्या? 17, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये? दूसरी में कितना बचा? बाहरी कक्षा में 7। कैल्शियम, इसके पास कुल कितना है? 20। पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी में भी कितना? 8, और एक्स्ट्रा के बाद कितना बचा? अब इसको समझते हैं हम लोग। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को उनकी विभिन्न कक्षाओं में सजाने या रखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और सोडियम का क्या है? 2, 8 है। क्लोरीन का क्या है? और कैल्शियम का क्या है? अब यहां पे इसका है धातु का पहला भौतिक गुण कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में
धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक अपवाद है, और अभी हमने कहा था कि अपवादों को छोड़कर जो भौतिक गुण होते हैं अधातुओं के, वो धातुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं, अलग। धातु जो भी होगा उसके सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन चारों को आप लोग देखिए, इन चारों में खुद पहचानिए कौन धातु है कौन अधातु है। जल्दी बताइए। सोडियम और कैल्शियम क्या है? क्यों है धातु? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और जिन तत्वों के सबसे बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होते हैं? बाकी जो 2 बच गए कौन कौन? ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये क्या है? अधातु। क्यों है? क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। तो अब आगे का जो दूसरा गुण है इसका, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका दूसरा गुण है विद्युत धनात्मक गुण। धातुएं प्रायः क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी उन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस। इसका कारण क्या है? धातुएं अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं? त्याग करती हैं। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा कि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि ये अपने संयोजी सेल से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करती हैं? किस वास्ते? अक्रिय गैस के जैसा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें, Na+ सोडियम प्लस, क्यों? क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? सोडियम के पास कुल परमाणु संख्या कितना है? 11, और इसके नजदीक का अक्रिय गैस का नाम क्या है? नियॉन, जिसके पास कितना है परमाणु संख्या? अगर सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो ये 2, 8, 1 ऐसे ही होता है, और नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो क्या होता है? 2, 8। सोडियम के पास इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। अगर सोडियम को नियॉन के जैसा बनना है, इसके जैसा स्थायित्व चाहिए, तो इसको क्या करना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसलिए सोडियम किस में रहेगा? प्लस में। मैग्नीशियम ये 2+, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या है? 12। इसको भी अगर नियॉन के जैसा बिहेव बनाना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा? 2। और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज हो जाएगा। जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज होता है। जैसे एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 3+, क्यों? क्योंकि इसका परमाणु संख्या क्या है? 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 3। इसको अगर बनना है इसके जैसा तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा? 3। इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा? +3। और इसलिए धातु क्या होती है? विद्युत धनात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस, और अधातुएं होती है विद्युत ऋणात्मक। क्यों होती है विद्युत ऋणात्मक? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं कि ग्रहण करती हैं? ग्रहण करती हैं। ग्रहण क्यों करती हैं? अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए, यही ना। तो अधातुओं पर O पर क्या हो जाएगा?
2 माइनस नहीं हो जाएगा। और अगर अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। इसको अगर बनना है नियॉन के जैसा, नियॉन के पास कितना है? तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये किस में जाएगा? माइनस में। जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास कुल कितना है? 17। इसके नज़दीक का आखिरी गैस का नाम क्या है? आर्गन। कितना है उसके पास? अगर क्लोरीन को आर्गन के जैसा बनना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसलिए इसके ऊपर क्या हो जाता है? माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर इसको रिपीट कर रहे हैं कि विद्युत धनात्मक मतलब धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान करते हैं, यानी त्याग करते हैं। और जो त्याग करता है वो क्या होता है? धनात्मक। और जो ग्रहण करता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। तो अब इसको लिख लो आराम से। तीसरा है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, जो चोट को बर्दाश्त कर सके। धातुओं को जब हथौड़े से पीटते हैं तो क्या वो टूट जाती है? नहीं, बल्कि वो चोट को बर्दाश्त करती है और उसके आकार में कुछ हद तक परिवर्तन होता है, यही ना? तो यहाँ लिखेंगे कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात वे हथौड़े की चोट से नहीं टूटती हैं। यहाँ हथौड़े से लेकर और भी आप कोई भी भारी भरकम सामान का नाम लिख सकते हैं, जिससे हम धातुओं को अगर धातुओं पे अगर प्रहार करते हैं तो धातुएं नहीं टूटती हैं। उसके बाद इसका अगर आप दो धातुओं की बात करें तो सोना और सिल्वर यानी चांदी, वो और भी पतले होते हैं, पतले चादर के रूप में वो चले जाते हैं, चदरा बन जाता है पतला पतला सोना चांदी का। वो टूटती नहीं है बल्कि फैलती चली जाती हैं। इसके बाद है इसका तन्यता। चौथा गुण है तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, यानी इसको ताना जा सकता है, इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछा जाए आप सबसे कि 2 सर्वाधिक तन्य धातु का नाम बताइए, सोना और चांदी, ये दोनों धातुएं सर्वाधिक तन्य होती हैं, यानी इनसे बहुत पतली तार बनाई जा सकती है, बहुत पतली। इसके बाद द्रवनांक और क्वथनांक। धातु के गुण पर निर्भर करता है उसकी तन्यता। जैसा धातु होगा उसकी तन्यता वैसी होगी। यह आवश्यक नहीं है कि सारी धातुएं काफ़ी तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं लेकिन सब की सब एकदम तन्य होंगी, एकदम पतली तारी बनेगी, यह आवश्यक नहीं है। ये डिपेंड करता है धातुओं के किस चीज़ पर? गुण पर। उनका जैसा गुण होगा वैसी वो तन्य होंगी। 5वां द्रवनांक तथा क्वथनांक। किसी ठोस पदार्थ का उसके द्रव रूप में परिणत होने की संभावना को या प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्रवनांक। और उसके उबलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्वथनांक। तब चूंकि धातु ठोस होती हैं, धातु ठोस होती हैं और उनको द्रव रूप देने के लिए काफ़ी हीट चाहिए, काफ़ी तापमान चाहिए, इसलिए ऐसा माना जाता है कि धातुओं के द्रवनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, यानी
बहुत ज़्यादा होता है, वो कम ताप पर उबलेगी, कम ताप पर उसको द्रव रूप में वो लौटेगी। तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा कि धातुओं के द्रवनांक तथा क्या क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यानी वो हाई टेम्परेचर पर उबलती हैं और पिघलती हैं। ठीक है, तब इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, इसका लिखिए धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक। यानी इनसे होकर क्या क्या क्रॉस कर जाता है, करंट और ऊष्मा, हीट। इसका अपवाद है एक अपवाद। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, नहीं है। ग्रेफाइट जो होता है अगर उसको तार के साथ जोड़ दिया जाए तो करंट उससे क्रॉस कर सकता है, जबकि वो है क्या, अधातु। ठीक है, ये अपवाद है। इसके बाद है चमक। चमक धातुओं में एक विशेष क्या होती है, चमक होती है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, सबका एक अपना रंग होता है। जैसे कॉपर हल्का लाल रंग का होता है, सोना पीला रंग का होता है, चांदी कैसे रंग का होता है, वाइट होता है यानी उजला होता है। अब है क्या, इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद ये है कि ग्रेफाइट तथा आयोडीन ये दो अधातु हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु हैं। अधातु होते हुए भी अधातु हैं, लेकिन इनमें एक विशेष क्या होती है, चमक होती है। अक्सर धातुओं में ही चमक होती है, धातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, अधातु, फिर भी इनमें क्या होती है, चमक होती है। यानी ये अपवाद हैं। अब जो है इसके बाद बाकी के 3 गुण और। अब कठोरता, धातुएं प्रायः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। अब है इसमें अपवाद। अपवाद क्या है इसमें, सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम Na और K यानी नाइट्रियम और कैलियम जो इसका लैटिन नाम है, ये दोनों धातु होते हुए भी इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये हैं क्या, धातु, लेकिन इतनी मुलायम होती हैं कि इनको क्या कर सकते हैं हम, चाकू से। इसी में हीरा भी आता है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है, हीरा, जबकि है वो अधातु,
लेकिन इतना कठोर होता है कि उसको निगल जाने के बाद इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इसके बाद इसका अगला है ध्वनि। धातुओं में एक विशेष क्या होती है? ध्वनि होती है। यानी इन्हें पीटने पर इनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है। किनसे किनसे निकलती है? धातुओं से। 10वां है इसका भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी धातुएं कमरे के तापमान पर प्रायः किस रूप में पाई जाती हैं? ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो कमरे के तापमान पर प्रायः ठोस रूप में पाई जाती हैं। यहाँ लिखेंगे कि धातुएं कमरे के तापमान पर प्रायः किस रूप में पाई जाती है? ठोस रूप में पाई जाती हैं। अब अपवाद है। अपवाद में क्या है? पारा यानी मरकरी। पारा एक धातु है, लेकिन यह कमरे के ताप पर किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक बंद कमरे में इसको रख दिया जाए, किसको? पारा को। अगर एक बंद कमरे में इसको रख दिया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी द्रव रूप में आ जाता है। बाकी सारे धातु किस रूप में रहेंगे? ठोस रूप में। और लास्ट यानी 11वां है इसका घनत्व। धातुओं के घनत्व, धातुओं के घनत्व प्रायः क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी इनके बीच जो स्थान है वो बहुत कम होता है। अपवाद इसका क्या है? अपवाद इसका अपवाद ये है कि Na और पोटेशियम जैसी धातुएं कमरे के ताप पर निम्न घनत्व में ऐसी धातुओं का घनत्व निम्न होता है, क्योंकि ये हल्की धातु होती हैं। फिर समझ लें एक बार, धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी धातुएं हैं जो चाकू से भी काटी जा सकती हैं। इसका मतलब ये कठोर है कि मुलायम है? मुलायम है। ये अपवाद है। धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है, उनको पीटने पर उनसे एक आवाज आती है। उसके बाद भौतिक अवस्था में धातुएं जो होती हैं वो एक बंद कमरे में प्रायः किस रूप में पाई जाती हैं? लेकिन पारा एक धातु है, फिर भी वो किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में। घनत्व, धातुओं के घनत्व प्रायः क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? सोडियम पोटेशियम जैसी धातुओं का घनत्व क्या होता है? निम्न होता है, यानी वो नीचे होता है। पहला क्या था? धातुओं का गुण, धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही ना? याद रखना कि धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब व्यवस्थित किया जाता है तो उस स्थिति में उनके सबसे बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन तत्वों के सबसे बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? धातु। दूसरा गुण था उनका विद्युत पावर, यही ना? जो उनका चार्ज होता है, जो उनका आवेश होता है, वो विद्युत धनात्मक होता है, यानी वो प्लस में होता है।
और वो क्यों होता है? क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। तीसरा क्या था उनका? आघात वर्धनीयता, यानी धातु जो होते हैं वो चोटों के प्रहार को थाम सकते हैं, वो टूटते नहीं हैं। चौथा क्या था? तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं, यानी उसको पीट कर उनसे क्या बनाया जा सकता है? तार। पांचवा क्या था? द्रवनांक और क्वथनांक, यानी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं और उच्च ताप पर ही क्या होती हैं? उबलती हैं। इसके बाद उनके जमने का प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या था? उष्मीय और विद्युत चालकता, यानी धातुएं जो होती हैं वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात उनसे करंट और हीट क्रॉस कर सकता है। शीशा इसका एक अपवाद है, क्योंकि शीशा विद्युत का सुचालक बहुत कम होती है, रेयरली नहीं ही होती हैं। उसके बाद क्या था? चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती हैं? चमक होती हैं। उन कुछ धातुओं के रंग अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या था? कठोरता। धातुएं प्रायः कठोर होती हैं और सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुएं इसका अपवाद हैं, क्योंकि वो धातु होते हुए भी क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। उसके बाद था ध्वनि। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उनको पीटने पर एक साउंड आता है उनसे, जो अधातु में नहीं पाया जाता है। भौतिक अवस्था। धातुएं कमरे के तापमान पर प्रायः किस रूप में मिलती है हमको? ठोस रूप में। एक अपवाद सिर्फ यही है, पारा। पारा जो है वो कमरे के ताप पर किस रूप में पाई जाती हैं? द्रव रूप में। और लास्ट था घनत्व। धातुओं के घनत्व प्रायः क्या होते हैं? उच्च होते हैं, लेकिन अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं, उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? निम्न होता है। तो आज का क्लास यहीं तक। कल हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण पर बात करेंगे। धन्यवाद।